Hello students, welcome to my channel. In this video, we will discuss the chapter number 3, Our Changing Earth. इस हेडलाइन से हम लोग ये समझते हैं कि हमारे अर्थ पे जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। So let's start our chapter. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि जो हमारा अर्थ है उसका जो आउटर कवर है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं और क्रस्ट को लिथोस्फेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिथोस्फेयर के बारे में कहा जा रहा है कि लिथोस्फेयर जो है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन है, डिवाइडेड है और जिसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट्स मूव वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना वो थोड़ा थोड़ा स्लोली मूव करता है, हर एक साल में मिलीमीटर्स इतना मूव करता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये भी देखा था कि जो वोल्केनोज हैं वो उसमें से मैग्मा निकलता है। अब मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस के अंदर था, तो ये अर्थ सरफेस के अंदर जो मैग्मा था उसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स होता है और ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो मूव करता है मोल्टन मैग्मा के प्रभाव से। The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. यहाँ साइड में एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसको आप अपने से करेंगे ताकि आपको अच्छा समझ में आ सके। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो मोल्टन मैग्मा है इनसाइड द अर्थ के अंदर वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है जिसके वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट भी मूव करता है। The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. और ये जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का उसके वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। The earth movements are divided on the basis of the forces which causes them. अर्थ का जो मूवमेंट है वो डिवाइड किया गया है उसके बेसिस पे जो उस कारण से होता है। The forces which act in the interior of the earth are called the endogenic forces, and the force that work on the surface of the earth are called the exogenic forces. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक ये दो फोर्सेस एक्ट करते हैं अर्थ पे, लेकिन ये इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडोजेनिक फोर्स के बारे में देखते हैं। इंडोजेनिक फोर्स जो है वो अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करता है और एक्सोजेनिक फोर्स जो है वो अर्थ के बाहर में एक्ट करता है, अर्थ सरफेस के बाहर में। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स का 3.1 फिगर। अर्थ मूवमेंट दो फैक्टर्स से होता है, इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस से। अर्थ का मूवमेंट इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस से होता है। उसके बाद इंडोजेनिक फोर्सेस जो है उसमें भी कैटेगराइज किया गया है। ओके, तो सबसे पहला है सडन फोर्सेस और डाइस्ट्रॉफिक फोर्सेस। उसके बाद इसमें और भी है। फिर सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड, यानी कि ये अचानक आने वाला फोर्सेस है। इसमें अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड आता है। अब अर्थक्वेक जो है वो अचानक आता है, वोल्केनो भी अचानक इरप्ट होता है और लैंडस्लाइड भी अचानक होता है। डाइस्ट्रॉफिक फोर्सेस में बिल्डिंग माउंटेन्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल यानी कि एक जगह से मिट्टी अगर है तो वो एक जगह से हट गया, एक लेयर जो है अपर लेयर सॉइल का वो इरोड हो जाता है और उसको ही इरोजनल कहते हैं। एंड डिपोजिशनल, अब जो वो सॉइल जो है एक जगह से इरोड हुआ और वो ट्रांसपोर्ट हो करके वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगा, उसी को डिपोजिशनल कहते हैं। और ये जो
रिवर, विंड और सी वेव्स, ग्लेशियर, ये सब जो है ये सब होते हैं एजेंट डिपोजिशनल और इरोजन का। अब रिवर है, रिवर में वाटर होगा, वाटर जो है कहीं से भी सॉइल को ट्रांसपोर्ट करके कहीं डिपॉजिट करेगा। वैसे ही ये विंड भी है, सी वेव्स भी है और ग्लेशियर भी है। ये सब एजेंट है एक्सोजेनिक फोर्सेस का, जिसमें इरोजन और डिपोजिशनल का वर्क करते हैं। अब यहाँ पे ग्लॉसरी दिया गया है जिसे हम देखते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल rigid irregular shaped plates which carry continents and the ocean floor। अब इसे हम सिंपल वे में डिस्कस करते हैं। जो अर्थ का क्रस्ट है, जो ये अर्थ सपोज करते हैं ये अर्थ है, और इसका जो क्रस्ट है, जो अपर लेयर होता है, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि अपर लेयर जो अर्थ का होता है उसे क्रस्ट कहते हैं। तो ये जो क्रस्ट है उसमें छोटे बड़े बहुत सारे कंटिनेंट्स होते हैं और ओशन फ्लोर होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो कभी कभी बहुत सडन मूवमेंट करता है और कभी कभी बहुत स्लो मूवमेंट करता है। The sudden movement like earthquakes, volcano causes mass destruction over the surface of the earth। ये जो सडन मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, ये सब से मास डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ सरफेस पे, क्योंकि लोग जो है प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, उन्हें मालूम नहीं रहता कि अर्थक्वेक या वॉल्केनो आने वाला है, जिसके वजह से मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है और लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। अ वोल्केनो इज अ वेंट opening in the earth crust through which molten magma erupts suddenly। एक वोल्केनो है जिसका ओपनिंग होता है। ओपनिंग जो होता है मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो ओपनिंग है यहाँ पे है जहाँ से मैग्मा निकलता है उसे हम लोग वेंट कहते हैं। अ वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ crust through which molten magma erupts suddenly। अब यहाँ पे वोल्केनो का इमेज दिया गया है, इसे हम डिस्कस करते हैं। वोल्केनो में सबसे पहला तो आता है मेंटल, उसके बाद मैग्मा चैम्बर, यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है, फिर यहाँ क्रस्ट है अर्थ सरफेस का अपर कवर, फिर ये जो है यहाँ से मैग्मा निकल रहा है और यहाँ देखिए यहाँ लावा जो है वो बाहर के साइड में दिख रहा है, और फिर ऊपर में क्रेटर है और गैसेस एंड एस है, जो कि वोल्केनो इरप्ट होता है उसके वजह से गैसेस और एस निकलते हैं। यहाँ पे वर्ड ओरिजिन है, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के बारे में है। यहाँ पे इंडो जो है इसका मतलब होता है इनसाइड, और एक्सो जो होता है उसका मतलब होता है आउटसाइड। जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, और इससे बनकर मिलकर बना है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। Similarly, when the lithospheric plate moves, the surface of the earth vibrates। जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट जब मूव करता है तो अर्थ का सरफेस वाइब्रेट भी करता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। अब जो ये वाइब्रेशन जनरेट होता है किसी भी एक पॉइंट पे, वो ट्रैवल करता है पूरे अर्थ पे, यानी कि पूरा अर्थ का जो जितना भी लैंड मास है वहाँ पे वाइब्रेशन पहुँचता है। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, और इस वाइब्रेशन को हम लोग अर्थक्वेक भी कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। अब ये जो पॉइंट होता है जहाँ से ये वाइब्रेशन जनरेट होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अब जो ये सरफेस है, डायग्राम से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा क्लियरली।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मेन पॉइंट है जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है, और ये एबव द सरफेस एकदम परपेंडिकुलरली, फोकस का जो पॉइंट है उसका एकदम परपेंडिकुलरली जो पॉइंट आता है वो ईपी सेंटर होता है। अब यहाँ पे प्लेट बाउंड्री भी दिया गया है। प्लेट बाउंड्री किसे कहते हैं? ये देखिए, प्लेट यानी कि लिथोस्फेयर जो है वो ब्रोकन होता है पार्ट्स में, और उसे लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, और वही होता है प्लेट बाउंड्री। सिस्मिक वेव्स रेडिएट्स आउट इन द ऑल डायरेक्शन। अब जो वाइब्रेशन यहाँ से जनरेट हुआ वो सब जगह फैलते जाएगा, ट्रैवल करेगा पूरे अर्थ के सरफेस पे। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द ईपी सेंटर एज वेव्स। अब जो ये ईपी सेंटर है यहाँ पे से वाइब्रेशन जो है वो वेव्स के फॉर्म में सब जगह ट्रैवल करेगा। ग्रेटेस्ट डैमेज इज काउसली क्लोजेस्ट टू द ईपी सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, फैक्ट कहें या नॉलेज कहें, जो भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट डैमेज, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो कहाँ होगा? तो यहाँ जो पॉइंट है वहाँ पे होगा जहाँ से वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा ईपी सेंटर के पास। और जो स्ट्रेंथ है अर्थक्वेक का, जैसे कि यहाँ पे कोई यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है और यहीं पे से वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे इस इंसान को ज़्यादा फील होगा वाइब्रेशन, जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसके बजाय। मतलब कि जितना दूर पॉइंट से रहेंगे उतना अर्थक्वेक जो है उसका स्ट्रेंथ कम होगा। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. अब यहाँ पे जो मैंने बताया था कि अर्थक्वेक जो है वो प्रिडिक्टेड नहीं होता है, मतलब हमें मालूम नहीं होता है कि वो कब आने वाला है। इसलिए जो उसका इम्पैक्ट, अगर हमें ये मालूम रहेगा कि अर्थक्वेक आने वाला है तो उसके लिए हम लोग पहले से तैयार रहेंगे और उसका इम्पैक्ट जो है वो कम पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, अर्थक्वेक तो बता के आता नहीं है। सम कॉमन अर्थक्वेक predicted methods adopted locally by people include studying animals' behavior. Fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. अब जो एनिमल्स होते हैं वो उन्हें पहले से महसूस हो जाता है, यानी कि अर्थक्वेक आने के कुछ समय पहले से उन्हें वाइब्रेशन फील हो जाता है और वो उनके बिहेवियर से हम लोगों को मालूम होता है, मतलब हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ जो पॉन्ड होता है उसमें फिश भी होता है, जो फिश जो है वो छटपटाने लगती हैं और जो सांप होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया गया 3.3, डिस्ट्रक्शन काउज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। ये गुजरात का एक इमेज दिया गया है जिसमें अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ है। अर्थक्वेक एक केस स्टडी, अब यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है जिससे हम डिस्कस करते हैं। अर्थक्वेक हिट्स भुज। अब ये एक जगह है भुज, वहाँ पे अर्थक्वेक्स जो है वो आया था अर्थक्वेक। A massive earthquake measuring 6.9 on the Richter scale hits Bhuj town on 26 जनवरी 2001। अब ये 2001 साल की बात हो रही है। 26 जनवरी को अर्थक्वेक आया था जो 6.9 रिक्टर स्केल का था, यानी कि बहुत ज़्यादा था स्ट्रेंथ अर्थक्वेक का। तो इसके वजह से क्या क्या हुआ? स्कूल वॉस्ट अफेक्टेड, स्कूल्स जो हैं वो बहुत अफेक्ट हुए थे। वहाँ के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स और
31 टीचर्स जो है वो feared to have lost their lives following the collapse of school buildings। वो जो है वो अपना वो डेथ हो गया था उनका स्कूल बिल्डिंग के कोलैप्स होने के वजह से। थर्ड है भुज रिलीफ एफर्ट blighted। 3 days after the earthquake, concern rose about food, blanket and medical supplies not reaching everyone। अब यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया था उसके 3 दिन बाद जो फूड होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं और मेडिसिन सप्लाई जो होते हैं वो हर किसी तक नहीं पहुंच पाया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिट लाइन्स वर नॉक्ड आउट। ये फ़ोन लाइन्स जो होते हैं और वाटर पाइपलाइंस, पावर स्टेशन जो हैं, ट्रांसमिट लाइन्स, वो सब बंद हो गए थे। फिफ्थ है फायर इन द सिटी। Hundreds of fires started as charcoal cookers overturned। अब फायर भी हुआ था मतलब आग भी लगी थी। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्विक जोन, वहाँ पे इमरजेंसी भी हो गया था, क्विक जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। वो जो स्टेट है भुज, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिए थे। Seventh, CM's apply to the center। Gujarat applies for financial help। The chief of Gujarat has launched an appeal for the center to deal with the disaster। गुजरात के जो CM हैं वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपील किए थे और जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के वो अपील लॉन्च किए थे फॉर द सेंटर टू डील डिज़ास्टर के लिए। यहाँ पे एक्टिविटी है और खुद कर सकते हैं आप। यहाँ पे डू यू नो है, इसको डिस्कस करते हैं। एन अर्थक्वेक इज़ अ मेजर विद द मशीन कॉल्ड अ सेस्मोग्राफ। अब जो अर्थक्वेक है वो उसका स्ट्रेंथ जो है उसको हम लोग उसको रिचर स्केल से मेज़र करते हैं, लेकिन जो अर्थक्वेक है वो सेस्मोग्राफ एक मशीन होता है, उससे हम लोग अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर ऑन द रिचर स्केल। अब जो कितना स्ट्रेंथ का वो अर्थक्वेक आया था उसको हम लोग रिचर स्केल से उसका मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। अब जो 2.0 जो है मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का वो आए या फिर उससे कम आता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। बट एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन काउजेज डैमेज फॉर द थिंग्स फॉलिंग। अगर 5.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो डैमेज थोड़ा मोड़ा होता है। 6.0 हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एट 7.0 इज़ क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। 6.0 जो है वो हायर मैग्नीट्यूड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होता है अर्थक्वेक का। 7.0 जो होता है वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक माना जाता है। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। अब हम लोग अगर सडनली अर्थक्वेक आ जाता है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। हम लोग को अर्थक्वेक जब आता है तब हम लोग को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ हम लोग सेफ़ हो सकते हैं। सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। अब सेफ स्पॉट है यानी कि कहाँ अच्छा जगह हो सकता है, कहाँ हम लोग बच सकते हैं। किचन का जो काउंटर है उसके नीचे हम लोग जा सकते हैं। किसी भी टेबल और डेस्क जो हैवी होता है और या फिर हार्ड होता है जो टूट नहीं सकता है जल्दी, उसके नीचे हम लोग जा सकते हैं। और फिर किसी भी वॉल के कॉर्नर पे हम लोग वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, हम लोगों को किस किस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। फायर प्लेसेस जो आग वाली जगह होती हैं और चिमनीज जो होते हैं, चिमनी के आसपास भी नहीं रहना चाहिए। वैसे विंडोज़ के पास भी नहीं रहना चाहिए जिसमें मिरर्स होते हैं, कांच होती है। और
पिक्चर फ्रेम होते हैं, उससे हमें इफ़ेक्ट हो सकता है, हम लोग को नुकसान हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड, हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करके रहना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। हम लोग को अगर अर्थक्वेक आता है तो हम लोग को घबराना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को अवेयर करना चाहिए। यहाँ पे सेस्मोग्राफ का इमेज दिया गया है। सेस्मोग्राफ जिससे हम लोग अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। ओके, मेजर लैंडफॉर्म्स। The landscape is beginning continuously worn away by two process। जो हमारा लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली दो फैक्टर्स के वजह से, दो प्रोसेस के वजह से हमेशा चेंज होते रहता है, वेदरिंग एंड इरोजन। अब वेदरिंग और इरोजन क्या है तो इससे हम डिस्कस करते हैं। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग जो होता है इस प्रोसेस में क्या होता है, अर्थ पे जो अर्थ सरफेस जो होते हैं उस पर रॉक्स होता है, और वो जो रॉक्स होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में जब टूटना शुरू करता है तो उसे हम लोग वेदरिंग कहते हैं। इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन, अब इरोजन क्या होता है, लैंडस्केप जो है उस पर सॉइल होता है, और सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो इरोड होके चला जाता है एजेंट्स की वजह से। एजेंट्स यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं जो उस चीज़ को इरोड करने में हेल्प करता है उसको हम लोग एजेंट कहते हैं। और यहाँ पे एजेंट हमारा बनता है वाटर, विंड और आइस वगैरह। The erode material is carried away or transport by water, wind, etc. अब जो eroded material है लेट्स एग्जांपल में हम लोग लेते हैं सॉइल। सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वाटर और विंड, आइस वगैरह की वजह से किया जाता है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, और डिपॉजिट भी किया जाता है। This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth। अब जो ये इरोजन होता है और डिपोजिशन, इसकी वजह से तरह तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं अर्थ के सरफेसेस पे। वर्क ऑफ अ रिवर, अब रिवर का क्या क्या काम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। रनिंग वाटर जो होता है वो लैंडस्केप पे इरोजन करता है। When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर जो रनिंग वाटर जो है किसी भी हाइट से अगर गिरता है किसी भी हार्ड रॉक्स पे या स्टीप वैलीज पे, स्टीप वैलीज यानी कि खड़ी वैली, यानी कि उसका जो हाइट है एकदम सीधा हो, उसे स्टीप वैलीज कहते हैं। अगर वहाँ से रनिंग वाटर गिरता है, फॉल होता है, तो उसे हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। इमेज 3.4 में आप देख सकते हैं वाटरफॉल का इमेज दिया गया है। यहाँ से रनिंग वाटर आया और ये स्टीप वैली से फ्लो कर रहा है। अब जब ये फ्लो कर रहा है तो ये एक लैंड फॉर्म का क्रिएट कर रहा है। उस लैंड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। यहाँ पे हार्ड रॉक आपको दिखाया गया है, सॉफ्ट रॉक दिखाया गया है, अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर। अब ये हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक क्या होता है। हार्ड रॉक जो होता है वो ऐसे चट्टान होते हैं जो वाटर फ्लो के वजह से नहीं काट पाते हैं, यानी कि डिपॉजिट नहीं, इरोजन नहीं होता है। और ये जो सॉफ्ट रॉक है वो ईज़िली वाटर, रनिंग वाटर से इरोड हो जाता है।
As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. अब चीज़ों को कनेक्ट करते रहिए आप। पहले हम लोगों ने देखा कि वाटरफॉल होता है, पहले रनिंग वाटर आता है, फिर जब वाटरफॉल करता है तो वाटरफॉल बनाता है। अब जब ये जो वाटरफॉल के बाद जब प्लेन एरिया में वाटर इंटर करता है तो रिवर के फॉर्म में इंटर करता है और वो टर्न करता है, ट्विस्ट करता है, मुड़ता है और वो एक लार्ज बेंड बनाने के बाद उसका मियंडर में फॉर्मेशन होता है। इस इमेज 3.5 फिगर में आप देख सकते हैं मियंडर का फॉर्मेशन हो रहा है। Due to continuous erosion and deposition along the side of the meander, the end of the meander loop come closer and closer. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन होता है इसके साइड में, मियंडर के साइड में और एट द एंड ऑफ द मियंडर लूप, मियंडर के एंड में, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये होता है मियंडर का एंड और क्या कह सकते हैं और क्या है, मियंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। In due courses of time, the meander loop cuts off the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow. ये जो कोर्सेज होते हैं मियंडर्स के, वो लूप जब फॉर्म करते हैं और ज़्यादा इरोजन होने की वजह से वो जो रिवर है वो कट होकर के अलग हो जाता है और वो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि ये आप इमेज 3.5 में ऑक्सबो लेक ये देख सकते हैं। ओके, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। अब जो कभी कभी ज़्यादा तेज़ बारिश होने की वजह से ये जो बैंक्स होते हैं रिवर के, घाट होते हैं, वो कभी कभी ओवरफ्लो होने लगते हैं। दिस लेड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। और आसपास के जो एरियाज़ होते हैं इसके वजह से वहाँ बाढ़ आ जाता है। As it floods, it deposits layers of fine soil and other materials called sediments along its bank. अब ये फ्लड जो है वो फाइन सॉइल्स, मतलब फाइन सॉइल्स यानी कि छोटे छोटे उसमें टुकड़े होंगे पत्थरों के, मिट्टियों के, वो एक लेयर डिपॉजिट कर देता है। और अदर मटेरियल जैसे कि सेडिमेंट्स हम लोग को मालूम है कि सेडिमेंट्स किसको कहते हैं। जब रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं तो सेडिमेंट्स फॉर्म करते हैं और यही जो है बैंक्स जो होते हैं नदियों के किनारे, वहाँ पे डिपॉजिट होता है। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और इसके वजह से फॉर्मेशन होता है फ्लड प्लेन का, जो कि बहुत फर्टाइल होता है, खेती करने में इजी रहता है। यहाँ पे काफ़ी फर्टाइल होता है, उपजाऊ मिट्टी होता है, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। द रेज बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। और ये जो उठा हुआ रेज यानी उठा हुआ होता है, बैंक्स जो किनारे होते हैं नदियों के, जो रेज्ड होते हैं, उन्हें लेविस कहते हैं। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases. जैसे ये जो समुद्र में जब ये रिवर मिलने वाले होते हैं तो इन रिवर्स जब ये समुद्र में नदियाँ मिलने वाली होती हैं तो इनका जो फ्लो होता है, जो स्पीड होता है, वो कम हो जाता है। एंड द रिवर बिगेंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ये जो रिवर्स होते हैं वो जब इनका स्पीड स्लो हो जाता है तो वो नंबर्स ऑफ स्ट्रीम्स में डिवाइड होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और ये जब ब्रेकअप होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटरीज का फॉर्मेशन करता है। ये 3.6 में आप लोग देख सकते हैं, 3.6 इमेज में।
यहाँ पे से मेन रिवर का कोर्स आया और ये आगे स्प्लिट हो गया और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म हुआ तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज का हर एक डिस्ट्रीब्यूटरीज का इसका खुद का माउथ होता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मेन रिवर आया था, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज ये स्प्लिट हुआ और भी नदियों में, जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कह रहे हैं। और ये जब डिस्ट्रीब्यूटरीज और स्प्लिट हो जाते हैं तब ये डेल्टा का फॉर्मेशन कहते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स। अब हम लोग सी वेव्स के वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो सी का वेव्स होता है, सी वेव्स, वो क्या क्या करते हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब जो सी वेव्स हैं, जो समुद्र के धाराएं हैं, वो इरोजन और डिपोजिशन वहाँ भी होता है, क्योंकि ये मैंने बताया था कि ये एक एजेंट होता है डिपोजिशन और इरोजन का, जिसकी वजह से कई लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स एट द रॉक्स। अब जो ये समुद्र में चट्टान होते हैं उन पर लगातार स्ट्राइक्स करते हैं, वो लगातार उस पर ठोकर कह सकते हैं, ठोकर मारते हैं। क्रैक्स डेवलप्ड ओवर टाइम्स दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। अब ये जब स्ट्राइक्स सी वेव्स देते हैं किसी भी रॉक्स पे, तो वहाँ पे क्रैक्स डेवलप्ड होते हैं, यानी कि क्रैक होता है। और ये समय पे मतलब कि लगातार स्ट्राइक्स होने के वजह से ये क्रैक्स जो होते हैं वो काफ़ी चौड़े हो जाते हैं और काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक। अब लगातार स्ट्राइक्स की वजह से यहाँ पे केव्स का फॉर्मेशन होता है, चट्टान में गुफा टाइप का बनता है। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remains. अब ये जो होल डेवलप्ड हो रहा था, केव जो डेवलप्ड हो रहा था, वहाँ पे सी वेव्स का जो स्ट्राइक्स है वो तो कंटिन्यूसली अपना वर्क कर ही रहा है। तो ये वेव्स जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं किसी भी रॉक्स पे और केव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये केव्स जो हैं और इरोड होते 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 एक होल क्रिएट कर लेते हैं और सिर्फ जो है केव का रूफ, ऊपर वाला पार्ट बच जाता है। और जब ये ऊपर वाला पार्ट सिर्फ केव्स का बचता है तो उसे हम लोग सी आर्क कहते हैं। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्राइक सी वेव ने दिया, इसके वजह से केव का फॉर्मेशन हुआ। और फिर यहाँ पे और स्ट्राइक्स गया और स्ट्राइक आया, जिसके वजह से ये केव जो है आर पार जो है वो पूरा हो गया, चट्टान जो है वो चला गया, ख़त्म हो गया। और सिर्फ ये जो केव का रूफ बच रहा है ये रॉक्स पे, उससे हम लोग सी आर्क कहते हैं। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। अब फिर क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली जो सी वेव्स का जो स्ट्राइक्स पड़ रहा है रॉक्स पे, उसके वजह से सी आर्क भी जो है वो भी ख़त्म हो जाता है और क्या सिर्फ और सिर्फ उसका वॉल बचता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए रूफ जो इतना है ये भी ख़त्म हो जाएगा स्ट्राइक्स के वजह से, और क्या बचेगा सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा केव का वॉल, जिसको हम लोग स्टैक कहते हैं। The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. Steep रॉक जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ कोस्ट में वही बचते हैं, वर्टिकली ऑलमोस्ट वर्टिकली रहते हैं और सी वाटर में, और उसको हम लोग सी क्लिफ भी कहते हैं। इमेज में नहीं दिया गया है फिगर में।
द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब जो सी वेव्स जो होते हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने इरोड देखा कि इरोजन के बाद क्या क्या बनते हैं। सी केव्स बनते हैं, सी आर्क्स बनते हैं, स्टैक बनते हैं। ये तो इरोड हुआ। अभी इरोड करके कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा ही। अब जब ये सी वेव्स जो है वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेंगे सोर्स मतलब यानी कि समुद्र के किनारे, तो वहाँ बीच का फॉर्मेशन होगा, बीचेस का, जहाँ पे लोग घूमने भी जाया करते हैं समुद्र के किनारे। अब हम लोग वर्क ऑफ आइस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने 2 एजेंट के बारे में पढ़ा। पहला था वाटर, फिर वाटर के बाद हम लोगों ने पहला एजेंट के बारे में देखा था जो कि था वाटर, और फिर हम लोग अब आइस के बारे में देखेंगे, फिर आगे एयर के बारे में देखेंगे। तीनों एजेंट के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिगर 3.8 में ग्लेशियर का इमेज दिया गया है। यहाँ पे माउंटेन्स हैं और आइस जो है, वाटर जो है, यहाँ पे भी वाटर है बट वो कंडेंस्ड फॉर्म में है, ग्लेशियर फॉर्म किया हुआ है, यानी कि पूरा यहाँ बर्फ़ का एक लेयर है। The work of ice. Glaciers are rivers of ice which do erode the landscape by bruising soils and stones to expose the soil rock below. अब यहाँ पे ग्लेशियर में जो है ये भी एक रिवर है, बट यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये आइस का रिवर है, यहाँ पे आइस रहते हैं और ये भी इरोड करते हैं लैंडस्केप को। अब जो सॉइल और स्टोन है उसे एक्सपोज करते हैं सॉइल रॉक बिलो में। ग्लेशियर कार्व्ड आउट डीप होल्स। ये जो ग्लेशियर्स हैं वो डीप होल्स फॉर्म करते हैं। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। जो आइस जब यहाँ मेल्ट करता है, यानी जब आइस पिघलता है, तो ये वाटर जो है वो फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स। जब ये आइस जब पिघलता है तब यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लेक्स का फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स के बीच में। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स। अब जो मटेरियल्स होते हैं ग्लेशियर्स जो कैरी करता है उसमें रॉक्स बिग एंड स्मॉल, मतलब छोटे बड़े पत्थर होते हैं, सैंड होते हैं, सिल्ट्स होते हैं, ये सब डिपॉजिट होता है, ग्लेशियर डिपॉजिट करता है। दिस डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोराइंस। और जब ये सब डिपॉजिट्स होता है ग्लेशियर एरिया में तब इसे हम लोग ग्लेशियल मोराइंस कहते हैं। अब यहाँ पे वर्क ऑफ विंड पढ़ते हैं। 2 एजेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वाटर और ग्लेशियर। अब 3rd एजेंट है वर्क ऑफ विंड। अब हवाओं का क्या रोल है इरोजन और डिपोजिशन में, तो यहाँ पहले तो फिगर 3.9 में दिया गया है सैंड डून्स के बारे में। आप देख सकते हैं सैंड डून्स बेसिकली सैंड से बनते हैं, और भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? क्या आपने कभी भी डेजर्ट में विजिट किया है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड डून्स। आप सैंड डून्स का पिक्चर्स कलेक्ट करने का कोशिश कीजिए, यानी कि आप सैंड डून्स का पिक्चर अब कलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो सैंड डून्स भी कई तरह के होंगे। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अब डेजर्ट यानी मरुस्थलीय जगह में पानी तो होगा नहीं, हवा होगा। अब हवा जब होगा तो उसे वहाँ भी इरोजन डिपोजिशन होगा, क्योंकि एक्टिव एजेंट वहाँ पे डेजर्ट में एयर ही होता है, यानी विंड होता है। विंड क्या होता है, जब एयर मूव करता है तब हम लोग उसको विंड कहते हैं। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम।
हम लोग डेजर्ट में मशरूम शेप के रॉक्स देखते हैं, जिसे हम लोग मशरूम रॉक्स भी कहते हैं। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक। विंड जो है लोअर सेक्शन जो रॉक्स का होता है उसे इरोड करता है ज़्यादा ऊपर वाले पार्ट के बजाय। इसके पीछे का ये रीज़न है कि जो हालांकि ये सीनियर क्लासेस का है, लेकिन मैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करती हूँ कि पहले तो जो एयर मूव करता है उसे हम लोग विंड कहते हैं। ओके, अब जो ये विंड ब्लो करता है, जब ये विंड बहता है तो वो यहाँ वहाँ पे सैंड पार्टिकल्स जो है, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एयर के साथ यानी विंड के साथ ब्लो करेंगे, और ये जो सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं उस पर ग्रेविटेशन भी एक्ट करता है, जिससे कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाते। तो ये जो सैंड के पार्टिकल्स जो है वो ग्रेविटेशन के वजह से ज़्यादा हाई लेवल तक ऊपर रेज नहीं कर पाते हैं, यानी ऊपर ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं। तो उसके वजह से रॉक्स का जो लोअर सेक्शन है वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है अपर पार्ट के बजाय। ओके, तो ये फैक्टर होता है, लो सेक्शन का इरोजन ज़्यादा होता है इसके पीछे। Therefore, such rocks have narrower base and wider top। इसलिए जो रॉक्स जो होते हैं उसका जो बेस होता है नैरो होता है, क्योंकि वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है लोअर सेक्शन में, जैसे कि मैंने बताया। और जो वाइडर टॉप होते हैं यानी कि ऊपर वाला सेक्शन होता है उसमें ज़्यादा इरोजन नहीं होता है, क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते ग्रेविटेशन की वजह से, इसलिए जो अपर पार्ट होता है वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है। When the wind blows, जब हवा बहती है, it lifts and transports sand from one place to another। अब जब ये हवाएं बहती है, जैसे कि मैंने बताया कि जब ये हवाएं बहती हैं तो सैंड पार्टिकल्स भी उनके साथ बहते हैं, तो वो एक जगह से दूसरे जगह सैंड को पहुंचा देते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in the low hills like structures। अब जब ये विंड का जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो जब ख़त्म हो जाता है तब वहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स है वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो सैंड फॉल्स कर जाते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। एक जगह से इरोजन हुआ, दूसरे जगह डिपॉजिट हुआ, और जहाँ डिपॉजिट हुआ वो वहाँ लो हिल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये लो हिल्स जो है उसे हम लोग सैंड डून्स कहते हैं। देखिए यहाँ इमेज में दिया हुआ है, कहीं उठा हुआ है, कहीं हिल्स के तरह फॉर्मेशन कहीं दिख रहा है तो कहीं प्लेन है, और जो राइस पार्ट है, उठा हुआ जो पार्ट है उसे हम लोग सैंड डून्स कहते हैं। when the grains of sands are very fine and light, the wind can carry it over very long distance। अब जो ये सैंड के जो पार्टिकल्स हैं जब ये बहुत फाइन होते हैं और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तब जो विंड है इस सॉइल पार्टिकल्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करके ले जाता है। विंड सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज। अब जब ये सैंड जो है वो लार्ज एरिया में डिपॉजिट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड लॉसेस। तब ये जो लॉसेस का फॉर्मेशन करते हैं, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉसेस इज़ फाउंड इन चाइना। अब जो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है लार्ज डिपॉजिट, सबसे ज़्यादा लार्ज डिपॉजिट हुआ है लॉसेस का चाइना में, ये एक एग्जांपल था। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर का होता है दी एंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला चैप्टर जब चैनल पे आए तब आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, तो बाय स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड ऑलवेज।